नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आज इवनिंग रिपोर्ट में हम यहां बात करेंगे विवादे पिक्चर की। जी हां, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की फिल्म एमएजी 16 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म पर पंजाब में रोक लगने के बाद अब हरियाणा में भी रोक लगाने की मांग की जा रही है। कोई कहता है गुरु तो कोई कहता है भगवान। कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु तो कोई कहता है भगवान। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपनी फिल्म में ये डायलॉग तो सुर्खियां बटोरने के लिए बोला था, लेकिन फिल्म में खुद को भगवान का दूत बताना ही गुरमीत राम रहीम के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। और इस परेशानी को दूर करने के लिए डेरा प्रमुख राम रहीम को कानूनी दाव पेंच का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल पंजाब सरकार ने रविवार को एमएसजी की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध में राम रहीम ने हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। तो वहीं सिरसा में एमएसजी पर बढ़ते विवाद को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। विरोधियों ने राम रहीम से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर बाबा एक्टर हैं या संत। साडी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की इस मुद्दे से मैं परसों लैटर लिखिया सी बाबे ने, ते बाबे को स्पष्टीकरण मंगिया सी कि बाबा पहले स्पष्टीकरण दे कि वो एक्टर है या संत है, पर उन्हें अजे तक जवाब नहीं दिता। इसका मतलब ये है कि बाबा अपने आप को एक्टर भी रखना चाहता है तो संत भी रखना चाहता है। इससे पहले फिल्म की रिलीज को लेकर सेंसर बोर्ड की चेयरमैन लीला सैमसन ने सरकार से आर पार की लड़ाई छेड़ दी थी। फिल्म एमएसजी को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद ही लीला सैमसन सहित बोर्ड के 9 लोगों ने अपना इस्तीफा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया था। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की शय में बाबा पनप रहा है। दूसरी तरफ अकाली तख्त ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग भी की है। बहरहाल फिल्म की रिलीज को लेकर अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब कोर्ट के फैसले के बाद ही पर्दा उठेगा कि फिल्म सिनेमा घरों के पर्दे पर कब नजर आएगी। हरियाणा न्यूज के लिए मनीषा यादव की रिपोर्ट। तो रिलीज होने से पहले ही ये फिल्म कहीं ना कहीं विवादों में घिरी रही और अब इस फिल्म को रिलीज कराने के लिए खुद राम रहीम को कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है कि याचिका दायर यहां पर की गई है। इस बीच सिरसा से हमारे साथ अमित यहां जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरा जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सिरसा की अगर बात की जाए तो धारा 144 वहां लागू की गई है। जी बिल्कुल, सिरसा में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके पीछे पीछे वजह साफ है। जो एमएस की फिल्म है मैसेंजर ऑफ गॉड, डेरा मुखी की यह फिल्म है और इसको लेकर जो लगातार सिख जत्थेबंदियां वे अपना विरोध जता रही हैं। और आज भी जो है सिरसा के दसम पातशाही गुरुद्वारा में सिख जत्थेबंदियों की बैठक हुई थी, जिसमें विशेष रूप से भाग लेने के लिए जो सिख संत हैं बलजीत सिंह दादूवाल वे पहुंचे थे। प्रशासन की सूझबूझ से हालांकि सारा जो टकराव की स्थिति बनी थी एक बार वो टल गई, लेकिन धारा 144 अब भी सिरसा में लागू है और फिल्म का विरोध अभी भी जो धारा 144 है वो लागू है सिरसा में। अमित, आप हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ बने रहिए। इस बीच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हैं अरुण यादव जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये फिल्म की अगर बात की जाए कहीं ना कहीं रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई और अब जो राम रहीम है उन्होंने खुद इस पर लगी रोक को हटाने के लिए एक याचिका दायर की है हाई कोर्ट में। देखिए, ये जो संत की बात है कि सामाजिक दायरे में तो संत हैं जी या नहीं, एक अलग विषय हो सकता है। और कानून में ऐसा कोई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संत के लिए कोई विशेष करने की छूट हो जी और एक साधारण आदमी के लिए वो अधिकार ना हो जी। भारत का संविधान हर आदमी को एक राइट देता है, इक्वल राइट है सबको, लिबर्टी एंड पीस, जो भी कुछ करता है। हर आदमी अपना कोई भी मजहब कोई भी धर्म मान सकता है जी। तो संत ना कह के वो एक्टर है तो एक्टर कर सकता है। ये तो कहीं नहीं लिखा कि कोई संत जो संत नहीं हो सकता जी। ये, और इस बात पे टिप्पणी करना उस फिल्म में क्या है क्या नहीं बिना उसको देखे तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती।
कि किसकी भावनाओं को आहत करती है और किसकी भावनाओं को नहीं करती है। बिल्कुल अरुण जी, लेकिन कानूनी पहलू ये है कि उस आधार पे आप उसको ये नहीं कह सकते कि संत है तो इसलिए वो आदमी एक एक्टिंग नहीं कर सकता है पिक्चर नहीं। जी जाहिर तौर पर अरुण जी, लेकिन तमाम जो विवाद हैं, सवाल हैं, वो डेरे पर भी उठे, राम रहीम पर भी उठे, लेकिन जिस तरह की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि पंजाब में भी रोक लगा दी गई, हरियाणा में रोक लगाने की मांग की जा रही है, क्या माना जाए? यहाँ पर एक याचिका तो दायर कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट है वो भी तमाम पहलुओं को देखकर ही अपना जो फैसला है वो सुनाएगी। देखिए, जब तक दोनों पक्षों को सुन नहीं ले तो हाई कोर्ट भी कोई फैसला नहीं सुनाएगी ऐसे तो जी। और ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना इंडिविजुअल फैसला है कि वो अमन और चैन और शांति बनाए के लिए वो प्रिकॉशन मेजर्स तो कर ही सकते हैं उस बारे में, क्योंकि लोगों ने रिजेंटमेंट किया उसके लिए। अदरवाइज तो अगर कोई ऐसा फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है कि सेंसर बोर्ड ने उसको पास किया है, तो तमाम पिक्चर और भी आई हैं, उनके बारे में भी ये हंगामा तो हुआ है, उसके बावजूद भी वो तो चल ही रही है ना। तो इस तरह से वो रोक तो नहीं सकती है पिक्चर, अगर अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी चीज उसमें ना हो जो कि आपत्तिजनक हो, है ना। बिल्कुल, वो मजहब अपना अपना सबका मानने का अधिकार है, वो लोग मान रहे हैं उस बात को। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ आचार्य धर्मगुरु हैं शैलेश तिवारी जी, वो जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। हृदय से साधुवाद। प्लीज जी क्या माफ पूछना कीजिए। चाहते हैं? जी शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। शैलेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो शैलेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी मैं आपको सुन रहा हूँ, प्लीज। जी शैलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं राम रहीम की अगर बात की जाए, उनकी फिल्म एक आ रही है, लेकिन लगातार विवादों में ये फिल्म पड़ी हुई है रिलीज से पहले ही, क्या माना जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एक संत की छवि है राम रहीम की, और जिस तरीके से फिल्म में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल एक इतर है। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। पहला बात यह है कि जो संत है वह संत को संत रहने दीजिए, उसको हीरो मत बनाइए, ठीक है, उसको विलन मत बनाइए, ठीक है। आप पत्रकार हैं, आपका काम है पत्रकारिता करना। अगर आप क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे तो आपका जो पहला प्रोफेशन है वो समाप्त हो जाएगा। उसी तरह एक संत को हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। संत तो ऐसे ही पब्लिक के बीच का हीरो होता है, उसको फिल्म बना करके हीरोइन के साथ डांस करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात है, कोई भी फिल्म विवाद में आती है, फिल्म को विवादों में लाया जाता है, विवाद में इसलिए लाया जाता है ताकि वो फिल्म चल सके, पब्लिक के बीच उसकी पहुंच बन सके। जी जहां तक राम रहीम जी की बात है, देखिए, जब तक से कोई चिंगारी नहीं होती कहीं तो आग नहीं होता, धुआं जब तक नहीं होता वहां आग नहीं लगता। जी राम रहीम जी के बारे में लोग बोलते हैं, मैं तो बहुत नजदीक से उनको जानता नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अपने आश्रम में उल्टे सीधे काम कर रखे हैं। जी अफवाहें तभी होती है जब कुछ न कुछ सच्चाई होती है। जी राम रहीम जी का विवादों से शुरू से ही नाता रहा है जी, और ऐसे में अभी वो एक फिल्म बना करके एक नया विवाद उन्होंने खड़ा कर दिया है। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हवाला ये दिया गया कि और भी जो फिल्में हैं वो रिलीज हुई, फिर चाहे ओ माय गॉड की बात कीजिए, पीके की बात कीजिए, तो ऐसे में इस फिल्म पर सिर्फ जो विवाद किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक साजिशन विवाद है, क्योंकि इस तरह की कोई चीज है नहीं फिल्म में। ये प्रतिक्रिया दी गई थी डेरे की ओर से। देखिए, ऐसा है कि फिल्म का प्रसारण हो और नहीं हो इस पर मैं नहीं जाता। फिल्म का प्रसारण तो होना चाहिए क्योंकि वो फिल्म बनी है, लेकिन नैतिकता तौर के ऊपर जो राम रहीम जी ने हीरो का रोल किया वह रोल अच्छा नहीं है जी। बाकी फिल्म में सेंसर बोर्ड का काम है कि फिल्म अगर उसमें कुछ अश्लील है तो उसको काट करके और उसको नए तरीके से पेश करे, और अगर नहीं काटना पसंद करते हैं उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो फिर उस फिल्म के ऊपर बैन लगाए। लेकिन मेरे ख्याल से फिल्म में कुछ ऐसी नहीं है चीजें जिससे कि किसी की मानहानि हो या किसी का कोई विशेष आहत हो। जी, फिल्म को तो रिलीज होने देना चाहिए। शैलेश है वो जी बिल्कुल आचार्य जी, एक सवाल और आपसे यहाँ जानना चाहेंगे। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आता है, कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, क्या संत की छवि जो है वो अगर संतों की रहे तो तभी ठीक है, या जिस तरीके से जो बदलाव आता है वो संत के नाम पर तो मजाक बना दिया इन्होंने ना। संत नाचता है क्या? जी, संत अपने आप को भगवान बाबा राम रहीम जो हैं वो अपने आप को खुद ही गॉड के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यह तो पब्लिक लोग जो मूर्ख है जो फिल्म देखने जाना चाह रही है। जी ठीक
ठीक है, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं खुद भगवान का अवतार हूँ। जी। भगवान के अवतार जो होते हैं वो जो भगवान का एक बार दर्शन कर लिया उसको फिर सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं होता है, वो हमोभंग हो जाता है और जीवन से बिल्कुल नाता तोड़ लेता है व्यक्ति। जी। तो मैं तो राम रहीम को संत नहीं मानता। जी। ऐसे लोगों को मैं बहुरूपीय के रूप में जानता हूँ, जो लोग समाज में कभी डांस कर लिए, कभी गाना गा लिए, कभी फिल्म बना लिए, कभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए साधु बन गए। जी बिल्कुल। आचार्य जी आप हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ बने रहिए। इस बीच बीजेपी से हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, वो जुड़ चुके हैं। रमन जी बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार। रमन जी क्या कहना चाहेंगे अगर यहाँ पर राम रहीम की फिल्म एमएसजी की बात की जाए, कहीं ना कहीं रिलीज होने से पहले इतने विवाद हो गए और अब उसको लेकर खुद जो राम रहीम है उस पर रोक हटाने को लेकर उन्होंने अपनी अर्जी डाली है हाई कोर्ट में। देखिए, मैं दो पक्ष रखूंगा। एक पक्ष ये है जो उसका लीगल एंगल है जी कि जब सेंसर बोर्ड से जो उन्हें मान्यता मिल गई पिक्चर को, वो उसको दिखाएं, वो लोग उसको देखें ना देखें, ये लोगों का विवेक है और जिस प्रकार से उन्हें लगता है वो देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी पहले भी आई हैं पिक्चर्स, बाद में भी आई हैं, तो हम अगर उन विवादों में ना जाए, अगर एक सेंसर बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया। देखिए वो 9 महीने वो विषय पूरा अलग है कि 9 महीने तक कोई काम नहीं करो, उसके बाद आप अपने आप को ये दिखाओ कि हम मार्टर हैं। ऐसे तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक मलयालम पिक्चर है जो कि क्रिश्चियंस के ऊपर है और उसको 2 साल से रोका हुआ था सेंसर बोर्ड ने। तो वो वाला जो काम है वो किस लिए रोका हुआ है? क्योंकि वो गलत तरीके से दिखाती है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, जो सेंसर बोर्ड ने करा है वो सेंसर बोर्ड का क्या कार्य क्षेत्र है, उसको वहां तक रहने दें, आप उसको पॉलिटिसाइज करके ना देखें, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आचार्य जी अभी कह रहे थे, किसी समय पे भगवान कृष्ण ने भी जो अपना लीलाएं करी या नाच गाना आप बोलते हैं, उन्होंने दांडिया रास करा या जो भी करा, मैं ये सिर्फ इतना सा मेरा निवेदन है कि हम चीजों को जहां तक है वहीं तक छोड़ दें, उसको धर्म और राजनीति से ना जोड़ें। अगर उन्होंने पिक्चर बनाई है, पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए होती है और अपना जो उन्होंने करना है वो उसको तो वहां तक रहने दें। अगर आप इससे ज्यादा उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं चीजों को, तो वो जरूर इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन हमारे को एक सभ्य समाज को चीजों को उस एंगल से देखना चाहिए जितने एंगल में समाज के ऊपर गलत ना जाए। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम इसको इम्पोर्टेंस ना दें। बिल्कुल। आप रमन जी हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बीच कांग्रेस नेता आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशा जी बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। आशा जी क्या कहना चाहेंगे, लगातार राम रहीम की जो फिल्म है वो विवादों में है, पंजाब सरकार ने वहां पर रोक भी लगाई, हरियाणा में रोक लगाने की मांग की जा रही है, क्या माना जा रहा है? कहीं ना कहीं ये भी बात उठ रही है कि जो बीजेपी है वो अभी तक ये कहती आ रही है, क्योंकि रोक की बात कोई सामने आई नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि ये जो विवाद हो रहा है, हम कितनी गलत बातों का पक्ष सामने रख करके हम लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। एमएसटी जो ये एक पिक्चर बनाई गई है, ये स्वयंभू देवताओं के द्वारा, स्वयंभू व्यक्तियों के द्वारा जो अपने आप को खुदा का रूप मानते हैं और जिनसे सहायता लेकर बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी पार्टियां सत्ता में आने का सपना देखती है, सत्ता में आती हैं, सत्ता में आती भी है, और ऐसी स्थिति में आने के पश्चात उनके लिए दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि अब क्या किया जाए। ये जो पिक्चर बनाई गई है, ये वास्तव में हमारे धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात आ जाता है। इस प्रकार से किया जाए तो इसका जो विरोध किया जा रहा है, जबकि सेंसर बोर्ड ने भी इसको पास नहीं किया है, तो जो अनावश्यक रूप से इसका साथ देकर के इसको जबरदस्ती लाना मांगते हैं, नेचुरली उनका विरोध आवश्यक है। पंजाब सरकार ने जो किया है ठीक किया है, उसको बैन किया है, हरियाणा में भी ये होना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो लोगों के अंदर अंधविश्वास या लोगों के अंदर गलत बातों को फैलाने का प्रयास करें। बिल्कुल आशा जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। रमन जी भी हमारे साथ हैं। रमन जी क्या कहना चाहेंगे? आशा जी को आपने सुना, जिस तरीके से पंजाब में रोक लगी, कहीं ना कहीं शायद ये उम्मीद भी यहाँ की जा रही है कि प्रदेश में भी इस तरह की रोक लगनी चाहिए इस पर। देखिए, हम ये चाहते हैं कि यहाँ रोक लग जाए, हम ये चाहते हैं कि वहाँ रोक लग जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर
आप इसको सिर्फ एक रिलीजियस एंगल देके जी धार्मिक भावनाएं छेड़ के आप उत्पात बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी राजनीति का स्तर इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये इस समय जो हो रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कुछ लोगों की भावनाओं को आहत जरूर हुआ होगा, मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन उनके अनुयायी भी हैं, उनकी भावनाएं भी हैं, तो जैसे हमारी भावनाएं वैसे उनकी भावनाएं। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि हम दोनों चीजों को मिक्स ना करें, हम उनको जो वो दिखाना चाहते हैं और जो देखना चाहते हैं वो उनको देख लें, और जो नहीं देखना चाहते वो ना देखें। बिल्कुल रमन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राज सिंह जी, आप भी सुन रहे होंगे किस तरीके से रमन जी का यहाँ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राज सिंह जी समाज में एक तरह से ऐसा चीज को परोसा जा रहा है, साधु को हीरो बना दिया गया और उन्हें भगवान का रूप बना दिया गया। यह निश्चित तौर पर अपना मार्केटिंग है और ऐसे संतों से दुनिया को बचना चाहिए, और निश्चित तौर पर समाज में यह अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। राज सिंह जी और हमारे साथ जो अन्य मेहमान जुड़े हुए हैं, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन यहाँ फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है इवनिंग रिपोर्ट में। हम यहाँ बात कर रहे हैं विवादित फिल्म पर। जी हाँ, एमएसजी की अगर बात की जाए तो फिल्म रिलीज नहीं हुई, हालांकि 16 तारीख को उसको रिलीज होना था, लेकिन उससे पहले जिस तरह का विवाद सामने आया, प्रदेश की बात की जाए, प्रदेश से सटे राज्यों की बात की जाए, कहीं ना कहीं पंजाब की अगर यहाँ बात करें तो पंजाब सरकार ने इस फिल्म पर रोक लगा दी। वहीं प्रदेश में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध इसका हो रहा है, और इस पूरे फिल्म की अगर देखा जाए जो विवाद की आंच है वो सेंसर बोर्ड तक भी पहुंची। कई सदस्यों ने इस्तीफा दिया, हालांकि वहां पर खुलकर इस बात को शायद वो जाहिर नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंच है इस विवाद की वो वहां तक भी पहुंची। और अब आपको बता दें, एचजीपीसी के अध्यक्ष हैं जगदीश सिंह जीना, उन्होंने भी इसका विरोध किया। और जिस तरीके से हमारे साथ आचार्य शैलेश जुड़े थे, उनका भी यही कहना कि
संत प्रवृत्ति जो होती है, जो संत की छवि है, उसको अगर इस तरह से पेश किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं पूरे संत समाज के लिए अच्छा नहीं है। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो लोगों की भावनाओं को भड़का सकती हैं, तभी शायद इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, बीजेपी की, तो अभी तक एक अंदरूनी तौर पर जो समर्थन है वो कहा जा सकता है, क्योंकि अनिल विज की बात करें, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, यही बयान सामने आए कि फिल्म देखकर ही जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखें। और इस बीच हमारे साथ इनेलो से निशांत सिंह जी फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। निशांत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी निशांत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार एमएसजी का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और अभी भी डेरे की ओर से यही अब यहाँ पर हाईकोर्ट में दलील दी गई है, रोक हटाने के लिए याचिका दायर की गई है। जी डेरे, अगर बात की जाए राम रहीम की, तो यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है इस फिल्म से रोक हटाने के लिए। जी जी निशांत सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि कानून इस मामले में अपना काम करे जो उसको अच्छा लगता है। जी हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति गया है तो हाई कोर्ट जो एज पर लॉ बेटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल, वही करेगा जी, और वही सबको मानना चाहिए। बिल्कुल निशांत सिंह जी, लेकिन इनेलो की अगर बात की जाए, लगातार विरोध कर रही थी इनेलो रिलीज से पहले। 16 तारीख की जो पहले रिलीजिंग डेट थी उससे पहले भी विरोध की जो बात है वो सामने आई थी इनेलो की ओर से। हाँ, देखिए, जो कोई असामाजिक चीजें लगती हैं कि जो सही नहीं है आम आदमी के लिए, जी, तो वहाँ पार्टियां ऐसा फैसला करती है। लेकिन अगर कोई साथी हाई कोर्ट में गया है तो मैं समझता हूँ कि न्यायालय सर्वोच्च है, उसकी का फैसला हर एक को मानना होता है। वो हम लोग भी मानेंगे, बाकी लोग भी मानेंगे इसको। बिल्कुल, लेकिन जो विरोध किया गया निशांत सिंह जी, उसकी वजह क्या रही? क्योंकि बार बार दलील ये दी गई कि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, किसी ने देखी नहीं है और इसमें इस तरह का जो भड़काऊ बात की बात कही जा रही है, भावनाओं को भड़काने की बात कही जा रही है, इस तरह का कुछ नहीं है। जो मैंने कहा कि जो सामाजिक कुछ चीजें होती हैं, किसी को लगता है कि ये सही नहीं है सामाजिक नजरिए से। अब देखिए, जो कुछ लोगों ने आज दिन में भी ये बात चली कि धर्म की बात उठाई गई, हिंदूवाद की बात कहेगी, भगवावाद की बात कहेगी, को 10 बच्चे पैदा करो, 5 करो, 4 करो, ऐसी सामाजिक चीजें कहेगी, तो उसका विरोध तो होता ही हुआ विरोध। तो इसी तरीके से यहाँ भी किसी को कुछ गलत लगा होगा तभी विरोध किया है। तो जो न्यायालय इस पे फैसला देगा, जो कोई भी पब्लिक इसी में गया है तो साथी जी, तो सबको माननी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो कोर्ट फैसला देगी वो मान्य होगा, ये कहना था इनेलो नेता निशांत सिंह का। हालांकि इससे पहले इनेलो की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका में यहाँ नजर आ रही थी इनेलो जब इस फिल्म का विरोध किया जा रहा था। अब तेवर जो है वो कुछ यहाँ हल्के पड़ते नजर आ रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं सर्वानंद आर्या जी, वो जुड़ चुके हैं। सर्वानंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। सर्वानंद जी, किस नजरिए से देख रहे हैं आप प्रदेश में इन दिनों जो एक विवाद चल रहा है एमएसजी फिल्म को लेकर? कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो की जा रही हैं, उस पर भी राजनीति होती लगभग यहाँ नजर आ रही है। एक बार दोहराएंगे आप थोड़ी ऊंची आवाज में? मैं सदानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार एमएसजी पर विवाद चल रहा है और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है, एनर्जी पर, एमएसजी फिल्म पर, राम रहीम की जो फिल्म है उसको लेकर लगातार प्रदेश में विवाद हो रहा है। देखिए, ये मुझे तो किसी बाबा के या संत के खिलाफ कुछ कहना नहीं, परंतु ये आदमी बड़ा डिस्प्यूटेड है, विवादास्पद आदमी है जी, और किसी न किसी रूप से पहले ही बहुत सारे मुकदमों में उलझा है जी। अब उसके बाद जो फिल्म को जिस प्रकार से सैंक्शन मिली है जी, उससे विवाद पैदा हो गया। जो सेंसर बोर्ड का चेयरमैन था जी, उसके कुछ साथी थे, वो चाहते थे कि इसको क्लियरेंस दी जाए, परंतु उसके पीछे भी राजनीति थी। उन्होंने मेरिट्स डिमेरिट्स के ऊपर फैसला नहीं किया, एक राजनीति, क्योंकि पिछली सरकार के द्वारा नियुक्त थे, सो एक तरह से एक इशू खड़ा करने वाली बात। और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल है उसके ऊपर उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। और जब क्लियर हो गया तो इसका प्रदर्शन इसलिए नहीं हो पाया कि अकाली दल, इनेलो और दूसरे कुछ कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता इसका जगह जगह विरोध कर रहे। और हो सकता है जो स्थिति है वो ज्यादा बिगड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस अपने फैसले को एक बार पुनर्निरीक्षण करना चाहिए। और जो सेंसर बोर्ड के मेंबरान जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो भी, उनको भी अपने इस्तीफों के ऊपर दोबारा निरीक्षण करना चाहिए
और मेरिट्स के आधार पर यदि ये फिल्म दिखाने योग्य नहीं है तो इसे कैंसिल कर दे, दिखाने योग्य है तो इसको सर्टिफिकेट कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वंदा आर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं को देखकर ये कहना था सर्वंदा आर्य के तमाम जो पहलू हैं उनको देखना चाहिए, और जिस तरीके से जो पूरा मामला है कोर्ट में भी है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो कोर्ट है वो कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष तरीके से इसमें अपना फैसला सुनाएगी, और उसके बाद ही जो स्थिति बनी हुई है, जो विवाद बना हुआ है, शायद वो शांत हो सकेगा। तो फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता, सब बूटियां दी उम्र ही वधा दी है। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर दी है। सरताज जिप्सम ने बल्ले बल्ले करा दे खिंचा। सरताज जिप्सम वाले पट्ठियां ने ते मज्जां दा दुध ही वधा दिता। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक।
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्नी यूनिवर्सिटी। पशुओं में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए मिंजा खाएं, अब कैल्शियम से भरपूर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDLR ग्रुप। गांठ, बत्ती, सोजिश आदि रोगों को दूर करने के लिए थनसेफ, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी और सरताज जिप्सम। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्ण तीरथ ने थामा बीजेपी का दामन, कहा जनता की सेवा के लिए बीजेपी में हुई हूं शामिल। HCS भर्ती मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चली। 20 जनवरी को होगी मामले पर अगली सुनवाई। चौटाला सरकार के वक्त हुई थी 65 HCS अधिकारियों की भर्ती। पूरे प्रदेश में MSG पर बवाल जारी। फिल्म को लेकर सिरसा में धारा 144 लागू। डेरा प्रमुख ने फिल्म रिलीज पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर किया याचिका। रोहतक बस छेड़छाड़ मामले में जिला कोर्ट में हुई सुनवाई। मुख्य आरोपी कुलदीप के रोल नंबर रोकने पर जवाब किया गया दाखिल। 20 जनवरी को होगी मामले पर अगली सुनवाई। डोराडा में महिला से 1.5 लाख रुपए की लूट, नकाबपोश युवकों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। और प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी। गुड़गांव में स्वाइन फ्लू से तीसरी मौत। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 8। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नुसरात सिंह। सबसे पहले रुक करेंगे हिसार का। वहां से एक बड़ी खबर आ रही है। हिसार का रुक करते हैं। हिसार से इस वक्त की एक बड़ी खबर रामपाल की कोर्ट में पेशी हुई है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की दे दें। रामपाल की जो है कोर्ट में पेशी हुई है, जिला कोर्ट में पेशी हुई है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दे दें, जहां पर रामपाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की दरअसल आ रही है हिसार से, जहां पर रामपाल की कोर्ट में पेशी 27 जनवरी को अगली पेशी की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई। बड़ी खबर इस वक्त की हिसार से। सतलोक आश्रम प्रमुख है रामपाल, जिसकी कोर्ट में पेशी हुई और अगली जो तारीख मुकर्रर की गई वो 27 जनवरी। तो जिला कोर्ट में पेशी हुई है संत रामपाल की। हम आपको बता दें कि पूरा मामला सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़े। विवेक, का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपाल की पेशी हुई। जी बिल्कुल, हिसार के जिला न्यायालय में आज जो है रामपाल की पेशी होनी थी और उनकी जो है पेशी लगातार जो भी हो रही हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई हैं और आज भी जो उन्हें पेश किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनकी पेशी हुई जिला न्यायालय में। और आज जो है उन्हें अगली जो तिथि जो है जिला न्यायालय की तरफ से दी गई है, नेक्स्ट पेशी जो है उनकी 27 जनवरी को होगी। जी आज क्या कुछ हुआ इस पूरी कार्रवाई के दौरान? देखिए, इस पूरी कार्रवाई के दौरान जैसा कि पहले से ये है कि बहुत से मामले जो है वो रामपाल पे दर्ज हैं और एक लंबा जो है सर्च अभियान भी वहां पर चलाया गया था सतलोक आश्रम में। उसके बाद जो है कुछ हत्या के मामले भी इन पर दर्ज हैं। तो तमाम जो धाराओं के तहत जो मामले हैं उन मामलों पर जो है पूरी तरह से जो है ये चर्चा हुई और उस दौरान जो है अगली जो सुनवाई है उसके लिए कोर्ट ने 27 जनवरी की जो है डेट दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस बातचीत कर रहे थे। विवेक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पेशी हुई है। हम आपको बता दें संत रामपाल की अगली जो तारीख है वो 27 जनवरी मुकर्रर की गई है। तो पूर्व कांग्रेस नेता कृष्णा तीरथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वह दिल्ली प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुई। शामिल होने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। कृष्णा तीरथ कांग्रेस की प्रमुख दलित नेता रही हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं। तो भाजपा के मुख्यमंत्री पद की संभावित उम्मीदवार किरण बेदी ने दिल्ली वालों को 6S का मंत्र दिया। किरण बेदी को का जो 6S का
मंत्र है वो साक्षर, स्वस्थ, सक्षम, सुरक्षित, संस्कारी और सबकी दिल्ली। बेदी ने ये मंत्र ट्वीट के जरिए दिल्ली के विकास के लिए दिए। साथ ही कहा कि इस मंत्र के जरिए ही हम दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेट्रोपॉलिटन शहर बना सकते हैं। इस बीच बेदी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज अपने प्रचार का आगाज करेंगी। तो हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रदेश के किसानों के साथ धोखा किया। बीजेपी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद 1 महीने के अंदर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्रदेश के किसान खाद की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही। अगली खबर अंबाला से है। हरियाणा के ITI अब बायोमेट्रिक सिस्टम प्रणाली से लैस हो गए हैं। हरियाणा के 22 ITI संस्थानों में अब बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन मशीन लगा दी गई है, जिसके जरिए संस्थान के स्टाफ अपनी हाजिरी लगा सकेंगे। इस सिस्टम के लगने से फरलू मारने वाले स्टाफ पर नकेल कसी जा सकेगी। इस सिस्टम का उद्घाटन करने पहुंचे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि यह सिस्टम लगने से अनुशासन आएगा और इसका फायदा संस्थान में पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों लोगों को होगा। कॉलेज के प्रिंसिपल सानवान साहब, डिजिटल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पहला ऐसा विभाग है जिसने अपने सभी शिक्षण संस्थानों में और प्रत्येक संस्थान में स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम लगाया। तो कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने भिवानी में बेटी बचाओ जन चेतना यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गांव में आज भी 100 से 150 लड़के कुंवारे हैं। अगर समय रहते कोशिश की जाए तो आने वाले कई सालों में लड़के और लड़कियों की संख्या को बराबर किया जा सकता है। रुक करेंगे सिरसा का। सिरसा में MSG फिल्म का विरोध कर रहे सिख समुदाय दशम पतशाही गुरुद्वारा में इकट्ठा हुए और इस मौके पर पहुंचे जगदीश झंडा ने MSG पर विरोध करते हुए कहा कि किसी भी हाल में पंजाब में MSG को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। उनके इस बयान के साथ ही शहर में तनाव का माहौल पैदा हो गया और पुलिस ने मौजूदा हालातों को देखते हुए डेरा समर्थकों के यहाँ पहुंचने पर शहर में धारा 144 लगाई हुई है। तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों में खासी नाराजगी बनी हुई है। एनसो कार्यकर्ताओं ने राम रहीम की फिल्म के विरोध में उनका पुतला फूंका था, जिसके बाद अनुयायियों में भारी रोष है। डेरा अनुयायियों ने हिसार के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मिलकर एनसो कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की। अनुयायियों ने इस दौरान दोनों अधिकारियों को एनसो कार्यकर्ताओं की एक CD भी सौंपी। तो नारायणगढ़ के लघु सचिवालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम में पहुंचे नारायणगढ़ से विधायक नायब सैनी ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान नायब सैनी ने लघु सचिवालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इस जागरूकता रैली का मंगलवार को अंबाला में समापन होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसका राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 22 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 में डे जी। उसको मतलब 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो चलिए ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में एक के बाद एक स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 2 और लोगों को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद के सेक्टर 14 निवासी एक मां और बेटे में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। परिजनों की माने तो वे दिल्ली में अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए गए थे, तभी से उनकी तबीयत खराब हो गई और फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा। तो वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। इंदिरा कॉलोनी के पास स्थित I2I में चोर लाखों रुपए की LED लेकर फरार हो गए। संडे को एक दिन की छुट्टी के बाद सुबह लैब इंचार्ज ने जैसे ही लैब का दरवाजा खोला तो कंप्यूटर के साथ रखी LED गायब देखकर दंग रह गए। लैब इंचार्ज ने तुरंत I2I के प्रिंसिपल को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जाँच शुरू कर दी है। 18:06 रेवाड़ी जयपुर रेल मार्ग के पास पुलिस को एक शव मिला। पुलिस इसे रेल हादसा मान रही है, जबकि परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक का नाम अनिल बताया जा रहा है। तो रेवाड़ी के किशोर कुमार कहे जाने वाले संजय मोला का शव बावल के शमशान घाट से बरामद हुआ है। कभी अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला यह कलाकार पिछले 3 साल से इसी शमशान घाट में रह रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। तो दूसरी तरफ गन्नौर के गांव लल्हेड़ी में दर्जनों मोरों की संदिग्ध मौत से हलचल मच गई है। गांव के लोग मोरों की मौत से हैरान और परेशान हैं। मोरों के इस मौत के बाद भी कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं ग्रामीणों को डर है कि आखिर मोर किस बीमारी की वजह से मरे हैं, कहीं ये बीमारी उनके पशुओं को भी अपनी चपेट में ना ले ले। जाखल मंडी गांव के मियोत कला में मकान की छत गिरने से एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। काफी शोर शराबा होने के बाद ग्रामीणों ने मलबे के नीचे दबे दंपति और मृतक बच्ची को बाहर निकाला। हालांकि घायल बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल व्यक्ति को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ सोहना के क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने गश्त के दौरान पुराने दिल्ली अलवर मार्ग से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा बरामद किया। पुलिस की माने तो आरोपी किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में था। जो इन्फॉर्मर की इंफॉर्मेशन पे हम वहाँ पहुंचे, जहाँ पर शख्स को काबू किया, उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा रौंद, वहाँ पूछताछ के दौरान एक मोटरसाइकिल जो मौके से बरामद हुई है, जिसको उसने गुड़गांव से चोरी करना हुआ बतलाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सफाई अभियान चला रहे हैं, मगर जुलाना में इसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जुलाना के मंडी गेट पर बने सरकारी स्कूल के सामने गंदगी का ढेर लगा हुआ है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक रिपोर्ट देखें। पीएम मोदी के सफाई अभियान की पोल सरकारी स्कूल के सामने लगा ये गंदगी का ढेर खोल रहा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहां एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ स्थिति ऐसी है। आए दिन नेता या मंत्री मीडिया में सफाई करते नजर आते हैं, पर ये गंदगी देख के लगता है कि ये सब कैमरे के लिए किया जाता है। स्कूल में आने वाले बच्चों को गंदगी की वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और आए दिन बच्चे बीमार भी पड़ते हैं। साथ ही बच्चों को गंदगी की वजह से पढ़ने में काफी परेशानी होती है। स्कूल के पास एक सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है, जिसकी कोई सफाई तक नहीं होती। जब इस बाबत स्कूल के अध्यापक से बात की गई तो उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद इस समस्या का कोई समाधान ही नहीं हो रहा है। परेशानी बहुत है, बच्चे देखते हैं और करते हैं, सारे वो करते हैं और बहुत गंदगी स्टेशन से आता है वो आगे पेशाब करता है। तो स्कूल में जो बच्चे क्लास लगाते हैं उनका क्या मानते हैं, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी होती है जी, सिर्फ ज्यादा परेशानी हो तो होगी। यहाँ बच्चे देखते क्या देखेंगे, क्या पढ़ाएंगे इनको? ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या महज अभियान चलाने से देश की स्थिति स्वच्छ भारत की ओर बढ़ेगी, जबकि जमीनी सच कुछ और ही बयां कर रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए जींद से जगमेश सिंधु की रिपोर्ट। तो पेड़ों के अवैध कटान को रोकने के लिए वन महकमा भले ही मुस्तैदी की बात करता हो, लेकिन आए दिन होने वाले वनों के अवैध कटाई के मामले में विभाग के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में मंडी अटेली में एक गांव में जो है दर्जनों पेड़ों के अवैध कटाई का मामला सामने आया है। मंडी अटेली में खुली वन विभाग के दावों की पोल। दर्जनों पेड़ों की हुई अवैध कटाई, मिट्टी का भी हो रहा है अवैध खनन। वन महकमा बना है मूक दर्शक। प्रदेश में हरियाली पर आरी चलाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। हरे भरे पेड़ों की अवैध कटान रोकने के वन महकमे के तमाम दावों की पोल खुल रही है। इसी कड़ी में पेड़ों की अवैध कटान का मामला मंडी अटेली के गांव बाजार की बड़ी से सामने आया है, जहां हरियाली पर जमकर आरियां चलाई जा रही हैं। इस गांव के कुछ लोग पहले तो पेड़ों के नीचे से अवैध रूप से मिट्टी का खनन करते हैं और जब पेड़ कमजोर होकर गिर जाते हैं तब इन्हें काट कर इनका दोहन कर लिया जाता है। बहुत ही अंधाधुंध वर्षों की कटाई हो रही है, रेत का अवैध खनन हो रहा है। बार बार गार्ड को बताने पर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे गार्ड की स्पेशल ड्यूटी लगाई जाए, जो सुबह शाम जब भी उसको फोन करे यहाँ आए, चेक करे, लोगों को पकड़े, ताकि लोगों को कानून का दहशत लगे और ये वृक्षों की कटाई बंद हो सके। ऐसा नहीं है कि इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने नहीं की है, लेकिन वन महकमे के अधिकारियों ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। इतना नहीं, यहाँ तैनात फॉरेस्ट गार्ड को तो ये घटना साधारण लगती है और वो अवैध खनन और कटान की बात से ही साफ इनकार कर रहा है। समस्या यही दिखा रहे बताते हैं जी, हमारे पास चौकीदार है नहीं, सरकार ने चौकीदार नहीं दे रखे, हम सुबह पहुंच नहीं पाते, कटिंग सुबह ज्यादा होती है। तो इस चीज के बारे में हम कई दफा बार बार गार्ड से, फॉरेस्टर से, इनसे कह चुके हैं, पर कोई समाधान नहीं हो रहा। ऐसा है जी, ये पेड़ काटने वाली कोई बात नहीं है। गांव के लोग मिट्टी लाते हैं घर यूज के लिए, अपने खेतों उसमें पशुओं के डालने के लिए, और इससे एक आध पेड़ गिर जाते हैं और हम समय समय पर इनको पाबंद भी करते हैं। ये पंचायत की प्रॉपर्टी है, पंचायत को सक्रिय होना चाहिए इस मामले में, और हम तो इन पर जुर्माना भी करते हैं, और ये गाँव के लोग लाते हैं अपने घर के लिए। हरियाली पर आरी चलाने का ये कोई पहला मामला नहीं है और न ही ये पहला मामला है वन महकमे की लापरवाही का। ऐसे में लापरवाही और अवैध कटान के मामले पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को यकीनन फलीता तो लगा ही रहे हैं। मंडी अटेली से सुभाष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो फरवरी में 1 फरवरी से लगने वाले सूरजकुंड मेले पर इस बार कुछ खास रहने वाला। 1 फरवरी से लगने वाले इस मेले में छत्तीसगढ़ गेट इस बार आकर्षण का केंद्र होगा। साथ ही करीब 20 देशों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि देश विदेश के करीब 900 शिल्पकारों और करीब 400 लोक कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। 1 फरवरी से सूरजकुंड मेला, आकर्षण का केंद्र होगा छत्तीसगढ़ गेट। पहली बार ऑनलाइन होगी टिकटों की बुकिंग। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले की तैयारी अब अपने आखिरी दौर में है। मेला परिसर में अभी से ही लोक संस्कृति की झलक दिखाई देने लगी है।
वहीं थीम स्टेट छत्तीसगढ़ के कलाकार मेला परिसर को छत्तीसगढ़िया संस्कृति से सरोकार करने की तैयारी में दिन रात जुटे हैं। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण छत्तीसगढ़ गेट होगा। हरियाणा के सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला में इस बार छत्तीसगढ़ और पश्चिम एशियाई देश लेबनान की लोक कला संस्कृति से सरोवर होगा। मेले में 20 देशों के शिल्पकार और लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। मेले का प्रवेश द्वार छत्तीसगढ़ गेट प्रदेश की लोक कलाओं से रूबरू कराएगा। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वार इस बार दिल्ली के लिंक रोड पर बनाया जा रहा है। मेले में हर दिन तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए हरियाणा सहित पंजाब और राजस्थान की संस्कृति भी मंच पर दिखेगी। हर राज्य की संस्कृति झलकेगी। 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ कलाकार मनोरंजन करेंगे। 7 फरवरी को पंजाबी पॉप और लोक गायक महफिल जमाएंगे। 13 फरवरी को राजस्थानी लोक नृत्यों की धूम रहेगी। 14 फरवरी को हरियाणवी कलाकार प्रदेश की कला और संस्कृति का तड़का लगाएंगे। ऐसे में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाली इस हस्तशिल्प मेले में शिल्पियों का आना शुरू हो जाएगा। मेले में इस बार देश विदेश के करीब 900 शिल्पकार और करीब 400 लोक कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। वहीं हरियाणा की मनोज सरकार इस कोशिश में लगी है कि मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी से कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए गुड़गांव में पिंक ऑटो सेवा की शुरुआत की गई। ऑटो विशेष सुविधाओं से लैस होगा। ऑटो में इमरजेंसी बटन के साथ साथ और भी कई सारी सुविधाएं होंगी। एक रिपोर्ट देखें। रोजाना बाहर जाने वाली महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब सफर में आने वाली परेशानियों से महिलाओं को राहत मिलेगी। महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने गुड़गांव में पिंक ऑटो की शुरुआत की है, जिसमें केवल महिलाएं ही सफर कर पाएंगी। पिंक ऑटो में केवल महिलाएं ही करेंगी सफर। ऑटो के लिए चुने गए हैं खास ड्राइवर्स, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ऑटो पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगाए गए हैं। सफर के दौरान महिलाएं झेलती हैं कई परेशानियां। देश में हर 20 मिनट में हो रहा है महिलाओं के साथ अपराध। मिलने वाली शिकायतों में ऑटो और टैक्सी से भी जुड़ी होती हैं कई दिक्कतें। सफर के दौरान महिलाओं पर बढ़ते अपराध को देखते हुए कई राज्यों में महिला सुरक्षा अहम मुद्दा बन चुकी है। उड़ीसा में पिंक ऑटो चलाया गया है, तो मध्य प्रदेश में स्पेशल वुमेन कैब की शुरुआत की गई है और अब हरियाणा की साइबर सिटी गुड़गांव में पिंक ऑटो। फिलहाल ये स्कीम महिलाओं के लिए कितनी कारगर साबित होगी और महिलाओं का सफर कितना सुहाना हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरा उत्तर भारत भयंकर शीतलहर की चपेट में। इसके साथ बढ़ रहे घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उत्तर भारत में छाए घने कोहरे का असर ट्रेनों के संचालन पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। साथ ही ठंड के चलते कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोहरे ने ढाया कहर, ठंड ने ठिठुरने पर किया मजबूर। शीतलहर ने रोकी उत्तर भारत की रफ्तार। देर से हो रहा ट्रेनों का संचालन। सर्दी ने कई लोगों को सुलाया मौत की नींद। यही है सर्दी का सितम। यूं तो पूरे देश में सर्दी का सितम जारी है, लेकिन पूरे उत्तर भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में सर्दी और घने कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। बात चाहे यूपी की करे या फिर दिल वालों की दिल्ली की, हर जगह ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कोहरे और सर्दी ने मानो फिर कमबैक किया है। सर्दी का सितम, कई ट्रेनें चल रही हैं देरी से, रुक रुक कर चले वाहन। कोहरे की वजह से कई जगह हुए हादसे। वही बात अगर कोहरे के कहर की करें तो इसका ज्यादा असर यातायात के साधनों पर देखा जा रहा है। फिर वो चाहे सड़क मार्ग हो, ट्रेन सेवा हो या फिर हवाई सेवा, सब पर घने धुंध की मार पड़ रही है। सर्दी तो अपने पूरे शबाब पर है और साथ ही लोगों की मुश्किलें भी सर्दी से बचने का हर तरीका मानो बेअसर ही साबित हो रहा है। ऐसे में एक तबका ऐसा भी है जो ऐसी कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। ऐसे तबके को अब सरकारी आश्रय का ही सहारा है ताकि सर्दी का ये सितम वो सह सके।
खैर सलाह बस यही कि सावधानी बरते और ठंड से बचे, क्योंकि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक सामाजिक संस्था ने छात्राओं के लिए नई पहल की शुरुआत की है। जो छात्राएं एचटेट या सीटेट की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए टेट गुरु नाम का मोबाइल ऐप निकाला गया, जिसे बिना किसी चार्ज के छात्राएं इस्तेमाल कर सकेंगी। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक और नई पहल की शुरुआत की गई है। एचटेट या फिर सीसेट की तैयारी कर रही छात्राओं के लिए अब एक मोबाइल ऐप उनकी सहायता करेगा। इस पहल की शुरुआत महिला साक्षरता को बढ़ाने का काम कर रही सामाजिक संस्था ईच वन टीच वन ने की है। छात्राओं के लिए टेट गुरु नाम से मोबाइल एप्लीकेशन तैयार। टेट गुरु कराएगा छात्राओं को परीक्षा की तैयारी। बिना किसी खर्च के छात्राएं उठा सकेंगी लाभ। प्रदेश भर में एचटेट या सीसेट की तैयारी करने वाले बीएड और डीएड के 4 लाख से ज्यादा प्रतिभागी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। अभी तक उन्हें इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए मोटी फीस देने के साथ साथ काफी भाग दौड़ भी करनी पड़ती है। इस ऐप्स के जरिए छात्राओं का समय बचेगा, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी है, जिन छात्राओं के पास स्मार्टफोन नहीं है वो कैसे इस ऐप का फायदा उठाएंगी। बिना स्मार्टफोन के टेट गुरु ऐप्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या टेट गुरु ऐप का फायदा गरीब छात्राएं नहीं उठा पाएंगी? अब ऐसे में देखना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत छात्राओं के लिए ये पहल कितनी मददगार साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। और इसी के साथ बुलेटिन में केवल इतना ही, पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. खुद को कहाँ देख रहे हैं अब आप? आने वाली राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, खुद को आप कहाँ देखते हैं? मैंने कभी भी खुद के बारे में सोचने का कभी अधिकार रखा ही नहीं है, और मेरा तो हर एक कार्यकर्ता को ये कहना होता है कि भैया अपने बारे में सोचने का अधिकार मत रखो। इनेलो की बात करें तो उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो जमीनी राजनीति से दूर है। इनेलो का तो पहले भी लोगों को पता है, देख लिया प्रशासन
वो दिन भूले नहीं है लोग। 2005 से पहले जो हरियाणा में परिस्थिति थी, आपका कहना है गुलाबी गैंग लूट रहा है। अब हाँ, लूट ही रहा है, लूटने में कमी। जब इस गुलाबी गैंग की पोल खुलनी शुरू हुई, जब इनको लगा कि अब ये गुलाबी गैंग पकड़ में आ जाएगी, तब इन्होंने अपने गुलाबी गैंग के कुछ सदस्यों को किसी पार्टी में भेज दिया, किसको किसी में भेज। विपक्ष चुनाव से पहले वायदे करता है, सरकार भी करती है दोबारा आने के लिए, लेकिन वो वायदे सिर्फ वायदे रह जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या? दुर्भाग्य है कि लंबे समय से राजनीतिक दलों के काम का आकलन उनके घोषणा पत्र के आधार पर नहीं किया गया। लाइफ एक जगह हो गई। ये मैं आरोप नहीं लगाता, ये आप किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए, हर व्यक्ति यही कहता है कि बिल्कुल ये भेदभाव हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझ के आपको हराना चाहती थी कि इस गठबंधन को तोड़ने की उनके पास एक वजह मिल जाए? ये बिल्कुल उनका प्री प्लान्ड काम था, जो उनका इतिहास है, रीजनल पार्टी का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने का काम करो। क्या वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के कद का समझने बैठ गए, इसीलिए वो कह रहे थे कि मैं तो उनके बराबरी में बोलूंगा? वो अपने आप को क्या समझते हैं, ये मेरे से ज्यादा हजका के कार्यकर्ता उनको अच्छी प्रकार से जानते हैं। इस तरह से जो अहम मुद्दे हैं किसानों के, आप लेकर चलेंगे? हर खेत को पानी। दूसरा मुद्दा किसानों का है जोखिम प्रबंधन। तीसरा किसानों का मुद्दा है उत्पादकता बढ़े, और चौथा मुद्दा है बाजार मिले। ऐसा क्या है कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री हुड्डा को बदलना नहीं चाहती? मैं कहूँगा कि हुड्डा के दलाल आज भी बीजेपी और दूसरी जगह आज भी है, हरियाणा में और फरीदाबाद में। खटास आपकी तरफ से रहा, उनकी तरफ से रहा। रिश्ते कुछ कभी सुधरते थे, कभी बिगड़ते थे। हाँ। हुड्डा सरकार नहीं है, ये कांग्रेस सरकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। दरअसल किरण बेदी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के तीखे हमले से बीजेपी आलाकमान ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने इस बाबत मनोज तिवारी को फटकार लगाते हुए कहा कि पार्टी के फैसले के खिलाफ उन्हें नहीं बोलना चाहिए। हालांकि मनोज तिवारी का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने किरण बेदी को थानेदार नहीं कहा। किरण बेदी को बीजेपी दिल्ली में विरोधियों को शांत करने के लिए लाई थी, लेकिन पार्टी अंदरूनी फूट से ही उभर नहीं पा रही। तो आपको बता दें, यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी में जो अंदरूनी कलह है वो देखी जा सकती है। दरअसल मनोज तिवारी के किरण बेदी को थानेदार कहने पर विवाद यहां होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट से सांसद हैं मनोज तिवारी, और जिस तरीके से किरण बेदी को बीजेपी में शामिल किया गया, तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनिल मोर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या माना जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो अंदरूनी कलह है वो अब थोड़ी बहुत दिखती नजर आ रही है। जिस तरीके से मनोज तिवारी ने किरण बेदी के लिए बोला, उसके बाद आलाकमान की ओर से यहाँ पर मनोज तिवारी को फटकार भी लगाई गई। बिल्कुल, देखिए अगर देखें जब से किरण बेदी बीजेपी के अंदर आई थी, तो उसके बाद से बीजेपी में एक अंतर्कलह सी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता ऐसे थे जो खुद को कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते थे। अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। उसकी तरफ से भी नाखुशी जताई गई है जिस तरह से किरण बेदी को बीजेपी में शामिल किया गया, जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया कि किरण बेदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसको लेकर भी संघ थोड़ा नाराज बताया जा रहा है। जिस तरह जो मनोज तिवारी जो सांसद है बीजेपी को, उनकी तरफ से जो बयान आया, जो थानेदार कहा गया, इसको लेकर काफी अंतर्कलह मची हुई है। अगर हम बीजेपी के कई बड़े नेताओं की बात करें, जगदीश मुखी जो कभी खुद को बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते थे, या हम विजय गोयल की बात करें, हम हर्षवर्धन की बात करें, कई बड़े ऐसे नेता हैं जो किरण बेदी के आने के बाद से अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और साथ ही अगर विपक्ष की बात करें, खास तौर पर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर कोई भी एक दिल्ली का लोकल लीडर ऐसा नहीं था जो दिल्ली चुनाव की अगुवाई कर सके, इसलिए किरण बेदी को शामिल किया गया है पार्टी में। बिल्कुल अनिल, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कलह है वो निकल कर आ रही है, जो मुश्किलें हैं बीजेपी के लिए वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी सबको एक साथ लेकर चल रही थी, लेकिन अब जो बीजेपी का कुनबा है वो कहीं ना कहीं अलग थलग होता नजर आ रहा है। देखिए, किरण बेदी के आने से जहां बीजेपी को ये लग रहा था कि बीजेपी का काफी फायदा होगा किरण बेदी के आने से, क्योंकि अगर किरण बेदी की छवि की बात करें, किरण बेदी की कुशल प्रशासक की छवि रही है, एक दबंग
जो IPS अधिकारी हम कह सकते हैं किरण बेदी की वो छवि रही है। बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि उनकी छवि के आधार पर वो जनता का वोट ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो बीजेपी के नेताओं का एक बड़ा धड़ा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहा है पार्टी के अंदर। उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन सबको दरकिनार कर किरण बेदी को शामिल किया गया। और जब किरण बेदी जब पार्टी में शामिल हुई उस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेता, अमित शाह की बात करें, हम जेटली की बात करें, तो दिल्ली के जितने